नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि की और राजस्थान जीके की। आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सकें। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विचार संप्रेक्षण को रोचक बनाने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। विचार जो संप्रेक्षण है उसे जो रोचक बनाने के लिए महत्वपूर्ण उपाय कौन सा है? तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो अच्छी सरल भाषा, श्रव्य दृश्य सामग्री, जोर जोर से बोलना या उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? देखो, अगर विचार संप्रेक्षण को अगर रोचक बनाना है तो वहाँ पर जोर जोर से तो बोलना तो सही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब जो डी ऑप्शन है वो भी हट जाएगा। यहाँ पर बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अगर आप कहोगे श्रव्य दृश्य साधन एक रोचक बना सकते हैं क्या विचार संप्रेक्षण को, या फिर सरल भाषा रोचक बना सकती है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे अच्छा जो यहाँ पर आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन। अच्छी सरल भाषा है ना, वो संप्रेक्षण को, विचार संप्रेक्षण को रोचक बना सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, एक अध्यापक को प्राथमिक स्तर पर विषय वस्तु के संप्रतिकरण हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री और अनुभवों का प्रयोग करना चाहिए। सांकेतिक सामग्री, अमूर्त सामग्री, प्रत्यक्ष अनुभव या मूर्त सामग्री। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? देखो, अगर बात करें किसकी, सांकेतिक सामग्री की, तो ये प्राथमिक स्तर के लिए सांकेतिक सामग्री बहुत ही अच्छी सामग्री है। प्राथमिक, ये जो सांकेतिक सामग्री मतलब क्या हुआ, अगर हम किसी को, बच्चों को जो प्राथमिक स्तर के होते हैं ना, जैसे पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चे, उनको अगर हम सिखाते हैं तो हम संकेत के माध्यम से अच्छी तरह से समझा सकते हैं। जैसे कभी हम काउंटिंग सिखाते हैं तो हम क्या करते हैं, अब हम अपनी फिंगर्स का यूज़ करते हैं, जैसे 1 2 3 इस प्रकार से फिंगर्स भी दिखाते हैं। कोई अगर कहानी सुनाते हैं तो वैसा एक्ट भी करते हैं, तो एक्ट करते हुए भी बताते हैं, तो वो संकेत करते हुए सिखाते हैं। तो वो इसके लिए एक अच्छा उपयोग होता है, तो वो होता है सांकेतिक सामग्री का, यानी ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। किस स्तर के लिए? प्राथमिक स्तर के लिए। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। प्राथमिक स्तर के लिए सांकेतिक जो सामग्री है वो आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 3 नंबर, एक अध्यापक अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा सृजनात्मकता का विकास कर सकता है? एक अध्यापक के द्वारा अपनी कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनमें सृजनात्मकता लाने के लिए या उनका विकास करने के लिए निम्न में से क्या करना चाहिए उसे? तो यहाँ पर अगर ऑप्शन दे रखा है, मस्तिष्क उद्वेलन द्वारा, अभिव्यक्ति का अवसर देकर, अभ्यास का दोहरान करवाकर या स्वतः क्रिया करवाकर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा जिससे सृजनात्मकता का विकास हो सके? तो यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे अच्छा आंसर माने तो वो होगा ऑप्शन ए, मस्तिष्क उद्वेलन द्वारा। अगर बच्चों में मस्तिष्क उद्वेलन यानी कि उनके मस्तिष्क में जो भी चीज़ें आएगी वो उनको सृजनात्मकता विकास के लिए प्रेरित करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मस्तिष्क उद्वेलन अच्छा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सृजनशीलता को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विषय की प्रकृति उपयुक्त है? इतिहास, कला, चित्रकला और कला, विज्ञान या साहित्य। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सृजनशीलता को दर्शाने के लिए? देखो, सृजनशीलता को दर्शाने के लिए यानी क्रिएटिविटी को दर्शाने के लिए कौन सा जो सब्जेक्ट है वो आवश्यक है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखो, क्रिएटिविटी किस में दिखा सकते हैं? चित्रकला में, कला में, ठीक है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्रिएटिविटी वहीं दिखा सकते हैं ना, इतिहास में, विज्ञान में, साहित्य में कौन सी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो? कोई सी क्रिएटिविटी नहीं है। जबकि चित्रकला में चित्र बनाना, ठीक है, डायग्राम करना, जैसा भी हो, उसको किस तरह से सजाया जा रहा है, किस तरह से वो क्रिएटिव हो रहा है, वो उसमें कैसे कैसे वो चीज़ें बना रहा है, कर रहा है, वो उसकी क्या हो गई? क्रिएटिविटी हो गई, ठीक है। तो वो कौन सी सब्जेक्ट होगी? चित्रकला और कला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सृजनशील व्यक्ति निम्न में से कौन सा गुण रखते हैं? सृजनशील व्यक्ति है वो निम्न में से कौन सा गुण रखते हैं? निर्णय में स्वतंत्र, जिज्ञासु, विचारों पर दृढ़, निडर और साहसी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा सृजनशील व्यक्ति के लिए, कि वो कौन सा गुण होगा उसमें? तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, ऑप्शन की, तो वहाँ यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, जिज्ञासु। कौन सा गुण होना चाहिए सृजनशील व्यक्ति में? जिज्ञासु गुण होना चाहिए, जानने की इच्छा रखने वाला गुण होना चाहिए, कि वो हर चीज़ को जान सके, उसमें हर चीज़ को जिज्ञासु की प्रवृत्ति हो, उसमें वो हर चीज़ को उसी लेवल पर देखे और उससे सृजनशील
सृजनशीलता अपने ऊपर ला सके, ठीक है, अपने अंदर ला सके। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आप सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे? देखो सृजनात्मकता के लिए जो विधि है, शिक्षण विधि, वो कौन सी अपनाएंगे, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो समस्या समाधान विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि और व्यक्ति इतिहास विधि। कौन सी विधि है जिससे सृजनात्मकता का विकास हो सकता है? तो यहाँ पर देखो कहानी विधि, व्याख्यान विधि या व्यक्ति इतिहास विधि, ये तीनों विधियाँ क्या है, इनसे कोई क्रिएटिविटी आपको नज़र आ रही है क्या? उससे क्रिएटिविटी उत्पन्न हो सके, बच्चों में सृजनात्मकता उत्पन्न हो सकता है कि इनसे? देखो कहानी सुनाना, व्याख्यान देना या व्यक्ति इतिहास विधि, ये सभी है ना एक अध्यापक केंद्रित हैं, यानी शिक्षक केंद्रित विधियाँ हैं। शिक्षक केंद्रित विधियाँ हैं और इनमें क्या होता है, शिक्षक केंद्र जो मुख्य होता है और बाकी जो छात्र होता है वो गौण होते हैं। अगर व्याख्यान दिया जाएगा अगर शिक्षक के द्वारा, तो क्या बच्चा क्रिएटिव हो सकता है क्या? वो सिर्फ निष्क्रिय रहेगा, वो सिर्फ सुनेगा चीज़ को। जबकि यहाँ समस्या समाधान के अंदर क्या करेगा, समस्या समाधान में बच्चे के सामने समस्या आएगी, वो उस अपने विवेक से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने जो भी अनुभव है उन सभी से वो प्रयोग करके उस समस्या का क्या करेगा, समाधान करेगा। यानी वो क्या करेगा, सृजनात्मकता का विकास होगा बच्चे में। तो वो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर? तो वो विधि होगी कौन सी, समस्या समाधान विधि होगी, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, अध्यापक विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस प्रकार पैदा कर सकते हैं? देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो का विकास करने की बात हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें, वैज्ञानिकों की उपलब्धियाँ बताकर, क्या बच्चों को वैज्ञानिकों की उपलब्धियाँ बताने से क्या उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा हो सकता है? उनसे प्रैक्टिकल करवाकर, क्या उनसे प्रैक्टिकल करवाकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है? या प्रयोग करवाकर, निरीक्षण करके, या परिणाम निकालना, या तीनों से क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न हो सकता है बच्चों में? या फिर जो ऑप्शन डी दे रखा है, विज्ञान संबंधी पुस्तकें पढ़वाकर, या जो ऑप्शन कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो आप सभी को पता है, अगर बच्चे को हम क्या करेंगे, कुछ भी प्रयोग देंगे, प्रयोग देने पर वो प्रयोग करेगा, फिर उसका निरीक्षण करेगा और उसका परिणाम निकालेगा। क्या इससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो सकता है बच्चे में? बिल्कुल हो सकता है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो किसी बच्चे को कोई भी एक चीज़ दिया जाए कि आप इसका एक प्रयोग करिए, ठीक है। वो प्रयोग करेगा, प्रयोग में वो निरीक्षण करेगा, निरीक्षण करने के बाद में वो परिणाम निकालेगा कि क्या उसने सही किया है कि नहीं किया। तो उसमें क्या होगा, एक दृष्टिकोण पैदा होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा प्रयोग करेगा तो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 8 नंबर, अध्यापन की किस विधि से सृजनशीलता का अभिवर्धन नहीं कर सकते? कौन सी विधि है जिससे जो सृजनशीलता का अभिवर्धन या नहीं कर सकते? तो वो कौन सी विधि होगी? व्याख्यान विधि, खेल विधि, खोज विधि, प्रोजेक्ट विधि। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? देखो यहाँ पर कह रहा है नहीं कर सकते, किसका? सृजनशीलता का अभिवर्धन नहीं कर सकते। यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, कौन सी विधि होगी? तो आप सभी को पता है व्याख्यान विधि होगी। इससे बालक क्या होगा, इसमें बालक क्या होता है, गौण होता है, और शिक्षक क्या होता है, मुख्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कौन सी विधि है? शिक्षक केंद्रित विधि है। शिक्षक केंद्रित विधि है, और इसमें जो मुख्य होता है वो कौन होता है? शिक्षक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अवरुद्ध बालक होते हैं, अवरुद्ध बालक कौन से होते हैं ये हमें बताना है। जिनमें शैक्षिक क्षमताओं का विकास नहीं हो पाता, जो माता पिता की अपेक्षा पर खरे नहीं उतरते, जो शिक्षकों की अपेक्षाएं पूरी नहीं करते, जो शिक्षा से लाभ उठाने में असमर्थ रहते हैं। कौन सा ऑप्शन होगा? अवरुद्ध हो सकते हैं वे बालक, कौन से बालक होते हैं जो अवरुद्ध होते हैं? तो यहाँ पर अगर बात करें कौन से बालक होंगे, देखो अवरुद्ध का मतलब होता है विद्यालय से वंचित।
विद्यालय से वंचित, ठीक है, या विद्या से वंचित, तो वो कौन से होंगे? जो शिक्षा से लाभ उठाने में असमर्थ रहते हैं, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अवरुद्ध बालक वे होते हैं जो शिक्षा से लाभ उठाने में असमर्थ रहते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्या कह रहा है? कक्षा में छात्र के व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक क्या होना चाहिए? अगर एक कक्षा है उसमें छात्रों के व्यवहार को अनुशासित करने के लिए प्राथमिक कारक क्या होना चाहिए, ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, छात्रों की मित्र मंडली, शिक्षक प्रभुत्व, छात्र प्रेरणाएं, या पुरस्कार और दंड प्रवृत्ति, कौन सा ऑप्शन होगा जिससे अनुशासित कर व्यवहार को अनुशासित किया जा सकता है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, छात्र प्रेरणाएं। देखो, छात्र प्रेरणाएं ना, वो उनसे क्या होता है, छात्रों के जो व्यवहार होता है उसको अनुशासित किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम राजस्थान जीके के बारे में। तो यहाँ पर राजस्थान जीके का पहला क्वेश्चन है, रानी सती के बारे में असत्य कथन का चयन करें। यहाँ पर ऑप्शन 4 दे रखे हैं, उनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है रानी सती के बारे में? तो इनके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो ऑप्शन कौन सा है? इनका वास्तविक नाम नारायणी देवी है, नारायणी बाई है, इनका विवाह तन धन दास से हुआ, इनका प्रमुख मेला झुंझुनू में पड़ता है, इनका मेला भाद्रपद पूर्णिमा को पड़ता है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा? देखो, इनका वास्तविक नाम तो नारायणी बाई है था, तो ये तो राइट आंसर है, ठीक है। इनका विवाह तन धन दास के साथ हुआ, बिल्कुल सही बात कह रहा है। इनका प्रमुख मेला झुंझुनू में लगता है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा गलत ही तो पूछा है, जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर मेले की बात करें तो मेला कब बढ़ता है? तो मेला बढ़ता है भाद्रपद अमावस्या को, भाद्रपद अमावस्या को मेला बढ़ता है, इसे सतिया अमावस्या भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है हमारे पास, आई माता के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? जो आई माता है उसके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? बडेर कहा जाता है, मंदिर कहा जाता है, या थान कहा जाता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर आप सभी को पता है क्या कहा जाता है, बडेर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, क्या कह रहा है? राजस्थान के गांव-गांव में भूमि के रक्षक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? जो राजस्थान के गांव-गांव में भूमि के रक्षक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? भूमिया जी को, हड़बू जी को, कल्ला जी को, या रूपनाथ जी को? कौन सा ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा? आप सभी को पता है किसे पूजा जाता है? भूमि के रक्षक देव के रूप में भूमिया जी को पूजा जाता है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। पापू जी को किसका अवतार माना जाता है? जो पापू जी है उनको किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण का, लक्ष्मण का, विष्णु का, या शत्रुघ्न का? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो पापू जी को जो अवतार माना जाता है वो लक्ष्मण का माना जाता है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे जो पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। चलिए अपना 15वां क्वेश्चन कह रहा है, प्रसिद्ध बफंग वादक कौन है? देखो, प्रसिद्ध बफंग वादक है वो कौन है ये हमें बताना है। अगर बात करें किसकी, बफंग की, तो बफंग क्या होता है? एक कल तार वाद्य यंत्र होता है या तत्वाद्य यंत्र होता है, ठीक है, जिसमें एक तार लगा होता है, ठीक है ना। और अगर बात करें तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एक बोलता हुआ ढोल कहा जाता है, बोलता हुआ ढोल भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्या होता है? एकल तार होता है इसमें, ठीक है। अगर बात करें इसकी तो इसे बोलता हुआ ढोल भी कहते हैं। और इसकी बात करें तो ये किससे बना होता है? तो ये बना होता है खोखली, जो लौकी होती है उसके खोल से बना होता है।
खोल से बना होता है। अगर बात करें किसकी, ये प्रसिद्ध वादक की, तो यहाँ पर अगर बात करें तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जहूर खां, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है, खींटली नामक आभूषण धारण किया जाता है। जो खींटली है वो आभूषण नामक धारण कहाँ किया जाता है आभूषण, तो सिर पे, कान पे, गले में, हाथ में। कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर अगर बात करें तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। कान में इसे धारण किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, किस बीकानेर नरेश ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की। तो कौन सा जो नरेश है बीकानेर का, जिसने 1570 में अकबर की अधीनता स्वीकार की, तो यहाँ पर राव चंद्रसेन, राव राय सिंह, राव कल्याणमल या राव अमर सिंह, कौन सा ऑप्शन होगा, तो आप सभी को पता है ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18, किस प्रतिहार राजा ने आदिवराह की उपाधि ग्रहण की। आदिवराह की उपाधि किसने ग्रहण की, यह हमें बताना है। मिहिर भोज, महेंद्रपाल, वत्सराज या नागभट्ट द्वितीय, किसने धारण की। तो इसकी बात करें तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। मिहिर भोज ने इस आदिवराह की उपाधि धारण की थी। अगर बात करें इसकी बारे में, तो इसके बारे में ग्वालियर जो अभिलेख है उससे पता चलता है। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, महमूद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने किसके पास शरण ली। महमूद शाह के नेतृत्व में जो मंगोल विद्रोही थे उन्होंने किससे शरण ली, रतन सिंह से, कानड़ देव, शीतल देव या फिर हमीर। तो आप सभी को पता है ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। हमीर से ली थी। हमीर कहाँ का शासक था, तो रणथंभौर का शासक था। ठीक है, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आमेर के राजा बहरमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की। आमेर का राजा जो बहरमल है उसने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की, 1560 में, 1562 में, 1564 में, 1566 में। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, तो आप सभी को पता है अकबर की जब अधीनता स्वीकार की थी बहरमल ने, तब क्या किया था, इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। किसका विवाह किया था, तो अपनी पुत्री का विवाह किया था। किसके साथ, तो अकबर के साथ। और उस पुत्री का नाम क्या था, तो उसका नाम था कौन सा, हरकूबाई। ठीक है, इसका विवाह किया था। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा 1562 में। अगर बात करें विवाह स्थल की तो वो था सांबर झील था। ठीक है ना, चलिए आज के लिए इतना ही। तो सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जो भी पीटीटी, बीएसटीसी या राजस्थान की किसी भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए। चैनल पे जो पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। चलिए, जय हिंद, जय भारत।